नमस्कार। समागम के 2020 के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे अत्यंत खुशी है। सरकार, बाजार और समाज के बीच किस तरह की पार्टनरशिप हो जिससे इस देश के सभी नागरिकों को एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने का मौका मिले, इस प्रश्न को लेकर समागम 2020 का आयोजन हुआ। मुझे इस बात का हर्ष है कि मेरे पहले श्रीमती बिरला जी, डॉक्टर यास्मीन और सुब्रतो बागची जी ने भी अपनी बात को अलग अलग नज़रिए से पेश किया है। मैं अपनी कहानी सुनाते हुए आपको नागर समाज या सिविल सोसाइटी के नज़रिए से पार्टनरशिप की चुनौतियों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। आज से 40 वर्ष पहले IIT कानपुर और IIM कलकत्ता की पढ़ाई करने के बाद मैंने IIM कलकत्ता में पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे बताया गया कि अगर पढ़ाना है तो PhD करना चाहिए। मुझे मौका मिला, मैं PhD करने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी, क्लीवलैंड, अमेरिका पहुंच गया। मैं वहाँ था जब इस देश में आपातकाल घोषित हुआ था। PhD के लिए फील्ड वर्क करने का मौका मैंने इंडिया वापस आके उठाया। इत्तेफाक से उदयपुर के भाई साहब डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता ने मुझे उस जिले के खेरवाड़ा ब्लॉक के गांव के बीच में, जहां सेवा मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था, मुझे फील्ड वर्क करने का मौका दिया। फील्ड वर्क का मेरा प्रश्न मात्र ये था कि सरकारी योजनाओं का इन आदिवासी किसानों को कितना लाभ मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे नहीं मिलता। 25 आदिवासी गांवों में एक साल जानकारी हासिल करने और शोध करने के बाद मुझे 2 चीज़ें स्पष्ट हुई। पहली ये कि सरकारी कार्यक्रम एक सामान्य ढांचे के रूप में देश की राजधानी दिल्ली से समान रूप से पूरे देश में लागू किए जाते हैं, पर हर गांव, हर क्षेत्र की संस्कृति, वहाँ की आवश्यकता, वहाँ का जलवायु अलग होता है और इसलिए जब तक वहाँ के लोग अपने बेनिफिशियरी होने के कवच को नीचे रखकर सक्रिय नागरिक के रूप में अपने विकास के लिए सहभागिता न करें, तब तक कोई भी सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में, इन दूर दराज के इलाकों में मेरे जैसी प्रोफेशनल शिक्षा और पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों की आवश्यकता तो है, पर वो वहाँ जाना नहीं चाहते। इसी ऊहापोह में 1981-82 में प्रिया की संस्थापना हुई। सहभागिता के मूल सिद्धांत को लेकर
मैंने और प्रिया ने मिलकर कई राज्यों में कई संगठनों के साथ लोगों की सहभागिता को मजबूत करने के लिए काम किया। मुझे इस दौरान ये एक अजूबा लगा कि इस देश में हजारों ऐसे नवयुवक और नवयुवतियां हैं जो कुछ गांवों में, कुछ क्षेत्रों में, कुछ कस्बों में उन लोगों के बीच में लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं जिन्हें अपने विकास की संभावनाओं की उम्मीद कम नज़र आती है, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ तमाम व्यवधानों के बावजूद नहीं उपलब्ध हो पाता है। और ऐसे समुदायों के बीच काम करने वाले ये हजारों लोग अपने काम में धुन मिले। पर हम लोग जब पढ़ने जाते थे, जब हम लोग नौकरी की तलाश में निकलते थे, तो इस तरह के कामों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता था। या तो सरकारी नौकरी करो और या किसी कंपनी में नौकरी कर लो, और आईआईटी और आईआईएम में पास हुए हो तो विदेश चले जाओ, विदेशी कंपनी में काम कर लो। इन तमाम लोगों के बीच में मिलने के बाद, उनकी कटिबद्धता को देखने के बाद मुझे याद आता है वो मौका जब 1985 में नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। स्वर्गीय कमला चौधरी जी उसकी पहली उपाध्यक्षा बनी और उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रारूप को बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और हमारे जैसे सहभागिता के मुद्दे को जोड़ देने वाले वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को लगातार चर्चा के लिए बुलाया, उनकी बात को ध्यान से सुना, उनके अनुभव को समझा और उसके आधार पर सोशल फॉरेस्ट्री की, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की, वेस्टलैंड डेवलपमेंट की तमाम योजनाएं बनी। 1986-87 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनः चर्चा हुई तो महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता के प्रश्न को लेकर मंत्रालयों ने हम लोगों को चर्चा के लिए बुलाया, हमारे अनुभव को बांटने के लिए बुलाया, इस उम्मीद से कि हमारे पास जो स्थानीय समझ है, जो स्थानीय ज्ञान है, वो नीतियों को बनाने में, कार्यक्रमों को स्वरूप देने में काम आएगा। इसी तरह से 1993-94 में स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी की सरकार में प्रधानमंत्री सचिवालय के सचिव ने स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर एक प्रारूप तैयार किया जिसको कि स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अनुमोदित किया। उस प्रारूप का मसला सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच सहभागिता का था। इसी कड़ी में सन 2002 में तत्कालीन नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ने, योजना आयोग ने अपने तत्वावधान में अप्रैल 2002 में एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया। उस गोष्ठी में स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ मैंने भी मंच साझा किया
हम दोनों ने देश में आखिरी समुदाय, आखिरी परिवार के सामाजिक और आर्थिक विकास के ऊपर कटिबद्धता तो बताई, पर यह भी स्पष्ट किया कि हम लोगों ने रास्ते अलग अलग चुने हैं। प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक दल के माध्यम से इस काम को और सरकार के द्वारा इस काम को अनुमोदित करने का बीड़ा उठाया, और मेरे जैसे लोगों ने स्वैच्छिक संगठनों और प्रयासों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। रास्ते भले अलग हों पर उद्देश्य समान था। एक दूसरे की विभिन्नता के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की ललक थी। उस जमाने में स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि की शब्दावली इस्तेमाल होती थी। सिविल सोसाइटी का नाम तो कई वर्षों बाद आया, पर आगे चलकर जो कार्यक्रम योजना आयोग ने अटल बिहारी जी के ज़माने में शुरू किया था, उसको आखिरी स्वरूप 2007 में श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार ने पूरा किया। योजना आयोग ने नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी सेक्टर बनाई, हम लोगों की सक्रिय सहभागिता से बनाई और उसे अनुमोदित किया। दुख तो इस बात का है कि वो पॉलिसी सिर्फ कागज पर रह गई, उसका क्रियान्वयन न हो पाया। उस जमाने में कंपनियों के माध्यम से समाज कार्य बहुत कम होता था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR की संज्ञा कम दी जाती थी। ये पिछले 10 वर्षों में ज़्यादा सक्रिय हुआ और इस अवधि में बाजार और कंपनियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बल मिला। पर एक बात ध्यान देने की है, जब मेरे जैसे हजारों लोग 80 और 90 के दशक में इस काम को करने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों का रास्ता अपनाते थे, तो हम इसे एक प्रोफेशन नहीं मानते थे, हम इसे एक व्यवसाय नहीं समझते थे, हम इसे एक नौकरी करने की बात नहीं समझते थे। यह निश्चित है कि जीवन यापन के लिए हमारे जैसे लोगों को भी कुछ आमदनी के स्रोत होने चाहिए, पर हमारी कटिबद्धता के माध्यम से हम इस क्षेत्र में उतरे, कार्य करते रहे और बने रहे, वर्षों वर्षों दशकों बने रहे। मुझे याद है कि जब मैं अपने IIT कानपुर के 40वें पुनर्मिलन के लिए वहाँ पहुँचा, तो मेरे बैच के जो अधिकांश साथी थे वो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बस चुके थे। चूँकि मैं IIT कानपुर में छात्र संघ का महासचिव था, इसलिए उस पुनर्मिलन के आयोजकों ने ये कहा कि ये बैच राजेश टंडन का बैच है। शाम को अनौपचारिक चर्चा में मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि राजेश, ये तो काम बहुत अच्छा कर रहे हो जो तुम प्रिया में कर रहे हो, पर इसके अलावा तुमने क्या किया? ये काम तुमने शुरू कब किया? और कुछ नहीं किया? उनकी नज़र में ये प्रश्न लाजिम थे। ये प्रश्न वाजिब इसलिए थे उनकी नज़र में क्योंकि उन्होंने सारे जीवन एक प्रोफेशनल, अच्छे प्रोफेशनल के नाते नौकरी बजाई, कंपनियां खड़ी की, पैसा कमाया और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फिलैंथ्रोपी, चैरिटी, समाज सेवा के लिए संसाधन देने का भी फैसला किया, जो अपने आप में अच्छा है, होना चाहिए। पर उनकी नज़र में समाज के दूर दराज के गरीब, असंगठित लोगों के, समुदायों के, परिवारों के लिए
पूरे जीवन काम करना उनकी नज़र में भी उन्हें अचंभित कर देता था। इस तरह से यद्यपि हमारे बीच में इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, इकोनॉमिक्स और सोशल वर्क के स्टूडेंट थे, पर एक बहुत बड़ा तबका वो था जो बिना किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के इस तरह के सक्रिय रूप से स्वैच्छिक प्रयासों में जुटा हुआ था। उनमें से अधिकांश 8वीं 10वीं पास भी नहीं थे, पर अपने काम के प्रति कटिबद्ध थे, उसको गंभीरता, सफाई और समय से करते थे और अद्भुत क्षमता रखते थे। आज भी लाखों हजारों ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्हें शायद हम प्रोफेशनल नहीं मानते, क्योंकि उनके पास एक प्रोफेशनल की डिग्री नहीं है। मेरी नज़र में वो मुझसे भी बढ़िया प्रोफेशनल है। ऐसे लोगों को मान्यता देना, ऐसे लोगों के अनुभवों और समझ को साथ में लेकर चलना पार्टनरशिप का आधार बन सकता है। पर इधर कुछ दिनों से मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि स्वैच्छिक प्रयासों से जुड़े हुए हम सब लोग, सिविल सोसाइटी के नाम से जाने वाले हम सब लोग, शायद अब समाज के लिए उपयोगी नहीं समझे जा रहे। मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो लोग CSR की कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं, उनकी नज़र में सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग कुछ बाधक होते जा रहे हैं। एक अजीब सी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हम सब लोगों को भी एक ही थैली के चट्टे पट्टे मान लिया गया है। मुझसे पहले श्रीमती बिरला जी ने और श्री बागची जी ने अपनी बात रखी। वो ऐसे कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं जिनको कभी कोई भ्रष्ट नहीं कह सकता, पर जहां एक तरफ बागची जी का माइंड ट्री एक सार्थक IT कंपनी कहलाएगा, एक रिस्पेक्टेबल सम्मानजनक IT कंपनी कहलाएगा, वहीं IT के बाजार में जामताड़ा से फिशिंग करने वाले लोग भी मौजूद हैं। पर कभी बागची जी को कोई जामताड़ा की फिशिंग कंपनियों के साथ खड़ा नहीं करेगा, ना ही श्रीमती बिरला को ऐसे ढंग से देखा जाएगा। सरकार के राजनीतिज्ञों में और अधिकारियों में भी ऐसे बहुतेरे लोग हैं, पकड़े गए हैं, पाए जाते हैं, जो भ्रष्ट हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे सरकारी अफसर और सारे राजनीतिज्ञ और राजनेता भ्रष्ट हैं। क्या ये स्टैंडर्ड स्वैच्छिक प्रयासों के साथ नहीं लगाया जा सकता? क्या फ्लाई बाय नाइट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या सरकारी संसाधनों को दुरुपयोग करने वाले संगठनों को समाज में खोज के निकाला तो जाता है, पर मीडिया और सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार में हम सभी लोगों को एक ही श्रेणी में खड़ा क्यों किया जाता है? हमने तो बागची जी को या श्रीमती बिरला जी को या नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी को उस नज़र से कभी नहीं देखा। कुल मिलाकर प्रश्न इस बात का है कि हम एक दूसरे के अनुभवों और विचारों को सम्मान देते हैं या नहीं। सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा होना, बहुत सामर्थ्य होना, बहुत पैसे वाला होना, बहुत विशाल होना आवश्यक नहीं है। पर अगर हमें पार्टनरशिप की ओर बढ़ना है, उस पार्टनरशिप को मजबूत करना है, तो हमें मानना होगा कि जो सरकार लाती है, नीतियाँ लाती है, संसाधन लाती है, लेजिटिमेसी लाती है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट जगत के लोग टेक्नोलॉजी लाते हैं,
मैनेजमेंट क्षमताएं लाते हैं, संसाधन भी लाते हैं, तो सिविल सोसाइटी क्या लाती है? सिविल सोसाइटी उन मूल्यों को लाती है जो समाज के अंत्योदय सिद्धांत को लागू करते हैं। वास्तविकता में उन क्षेत्रों में काम करती है जहाँ पर सरकार या कंपनियों की पहुँच भी नहीं होती, और हम फाइनेंशियल कैपिटल के बजाय सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल लेके आते हैं। बिना सामाजिक पूंजी के आर्थिक विकास भी संभव नहीं है, और ये बात आज सभी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं। पर जब अलग अलग घटकों के लोग एक साथ आते हैं, जब सरकार के नुमाइंदे, कॉर्पोरेट जगत के मैनेजर्स और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता एक ही मुद्दे पर एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि उनके नज़रिए, उनके अनुभव और उनकी क्षमताएं अलग अलग होंगी। पार्टनरशिप बनाना है तो इन अलग अलग क्षमताओं के बीच एक कंसेंसस का, एक एग्रीमेंट का, एक समझौते का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसी को रेजिलियंस कहते हैं, इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। वो रास्ता जब निकलेगा तब जो योजनाएं बनेंगी, जो कार्यक्रम चलेंगे, वो सस्टेनेबल हो जाएंगे। इसलिए सिविल सोसाइटी के लोगों की काम करने का ढंग और उनके बोलने का ढंग कॉर्पोरेट जगत और सरकारी अफसरों और मंत्रियों के काम करने और बोलने के ढंग से अलग ही होता है, और इसी अलगता की वजह से वो पार्टनरशिप में एक योगदान देते हैं। जब हम साथ में आते हैं तो हम अपनी बात कहते हैं। हम अपनी बात कहते हैं तो जो सही है उसकी ओर भी इशारा करते हैं, और जो हमारा अनुभव बताता है कि सही नहीं है उसकी बात भी करते हैं। स्वैच्छिक प्रयासों से सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हम सब लोगों का ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि अगर कोई योजना, अगर कोई कार्यक्रम उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जिनके लिए वो बनाया गया है, तो ये बात हम उठाएं, ये बात हम कहें, इस जानकारी को हम सरकार के नुमाइंदों के सामने खुल कर रखें। ये हमारी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को निभाते समय हम किसी द्वेष से ये बात नहीं कह रहे हैं। जब हम ये बात कहते हैं तो उन योजनाओं की सफलता के लिए कहते हैं, उन सरकारी संसाधनों के सदुपयोग के लिए कहते हैं। हम राष्ट्रद्रोह के लिए ये बात नहीं कहते। दुर्भाग्यवश आज के इस माहौल में सिविल सोसाइटी और स्वैच्छिक प्रयासों से जुड़े हुए हजारों लाखों लोगों को वो सम्मान, वो आदर नहीं दिया जा रहा, जिसके बिना पार्टनरशिप की ये बात सिर्फ ढकोसलेबाजी रह जाएगी। मैंने तो 40 वर्ष गुजार दिए, पर मुझे उम्मीद है कि हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी इस तरह के सिविल सोसाइटी और स्वैच्छिक प्रयासों में जुटेगी, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में ये दिख रहा है। पर उनमें से अधिकांश अगर लंबे समय तक जुटेंगे तो तब जब उन्हें उनकी बात को सुना जाएगा, सम्मान मिलेगा। पैसे तो हमारे पास 1980 में भी नहीं थे और ना आज है। प्रश्न पैसों का नहीं है, प्रश्न आपसी संबंधों में एक दूसरे की भिन्नता को समझते हुए, उनके अनुभवों को, उनकी सोच को, उनके नज़रिए को देश के संपूर्ण समग्र विकास में जोड़ने की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समागम की इस चर्चा से सिविल सोसाइटी और स्वैच्छिक प्रयासों के हम सभी लोगों को पार्टनरशिप, सरकार और बाज़ार के लोगों के साथ पार्टनरशिप करने में बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।